हाँ जी, दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर करें। साथियों, हमारा दूसरा टॉपिक था भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके ऊपर हम आपका पहला वीडियो ला चुके हैं और कंप्लीट विथ मैप के साथ मैंने आपको ये कवर करा चुका हूँ। और इसी में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम साथ-साथ जो हमारे टॉपिक हैं, यदि वो हमें एनसीईआरटी में कहीं मिलते हैं, तो हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी आप पूरा का पूरा अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, उसी का एक हिस्सा समझ सकते हैं। वही सेम डाटा पुनः रिपीट होगा, लेकिन इस बार जो रिपीट होगा, वो आपका एनसीईआरटी की भाषा में रिपीट होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जब आप इस तरीके से चीज़ों को कवर करोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी, आपको समस्या नहीं आएगी, मेन चीज़ ये है। तो करते रहें और टेस्ट के लिए जो है वो आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट आपके ऐप पर आपको मिल जाएँगे। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी देखिए यहाँ पर अपवाह द्रोणी बताई गई है। एक धारा है जो कि एक इधर से जा रही है और एक धारा है जो इधर से जा रही है और बीच में ये जल विभाजक का कार्य कर रही है। अ, यहाँ पर है कि कहाँ पर थे हम? यहाँ का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती हैं? अलग करती हैं और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो ये क्या है कि एक ऊपर उठा हुआ पार्ट है जो कि जल विभाजक का कार्य करेगा और दो भागों में ये जल बट गया। ओके। भारत में अपवाह तंत्र। अब ये वीडियो आपको थोड़ा-सा आसान हो रहा होगा समझने में क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें क्योंकि उसमें विथ मैप के माध्यम से बताई गई हैं। इसमें भी मैप के माध्यम से हम समझेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 भागों में विभाजन किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो बारहमासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा जल प्राप्त होता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां जैसे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है और हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में बताया गया है ये गार्ज का निर्माण हो रहा है और आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देखें तो क्या है कि मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई भी नदी होती है तो सबसे पहले हमें उसके किस बारे में पता होना चाहिए, उद्गम के बारे में पता होना चाहिए और फिर हमें उसका मुहाना कि कोई भी नदी जाकर कहाँ पर गिर रही है, ठीक है? मुहाना के बारे में पता होना चाहिए और जैसे उसकी कोई सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, तो सहायक नदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ओके? तो यही बात हो रही है कि नदी का स्रोत है वो यहाँ पर है देखिए और ये जैसे-जैसे आगे बढ़ती जा रही है ये नदी अलग-अलग आकृति लेती जा रही है। यहाँ पर देखिए जो आकृति ली है ये विषर्प आकृति है। यहाँ पर गोखुर झील जैसी आकृति ली है और ये नीचे जा रही है, यहाँ पर ये डेल्टा बना रही है। अपने साथ भारी मात्रा में जब भी कोई नदी आगे बहती है तो सिल्ट और बालू लेकर जाती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोकुर झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। जैसा कि आपने देखा था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक सुंदर डेल्टा का निर्माण कर रही थी। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? मौसमी होती हैं। अब एक अंतर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो बारहमासी हैं, इनमें 12 महीने पानी रहता है।
क्यों? क्योंकि जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनसे जो बर्फ पिघलती है, तो इस वजह से इसमें पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये मौसमी हैं। इसको हमने वहाँ पर जाना भी था। क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। हमने जाना था वहां पर कि कौन सी नदियां थीं जो हमारी पश्चिम की तरफ बह रही थीं और कौन सी ऐसी नदियां थीं जो हमारी पूर्व की तरफ बह रही थीं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो हैं, वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ पर बढ़ती हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। चलिए, इसमें हम जानते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में और सिंधु के बारे में ऑलरेडी मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर जिन साथियों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैपिंग के माध्यम से वहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझाया गया है, तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां भी हैं इसकी, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो याद रखें ये पांचों नदियां मिठानकोट के पास पाकिस्तान में किस में मिल रही हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये सिंधु की सहायक नदी हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु विश्व की लंबी नदियों में से एक है और ये भारत की राष्ट्रीय सॉरी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी थी। हमने पढ़ा था वहाँ पर और यहीं पर अभी हाल ही में चल रहा था देखिए एक सिंधु जल समझौता की बात हो रही थी अभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बने हुए थे तो इन इस कंडीशन में सिंधु नदी का जल भारत सरकार ने रोक दिया था। यहाँ पर बात हो रही है सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल कितना उपयोग कर सकता है 20% और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जान लिया सिंधु के बारे में। अब हम जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की प्रमुख धारा मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस जगह पर गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो हरिद्वार। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती हैं और इनमें से जो कि प्रमुख नदी हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोशी, नेपाल हिमालय यहाँ पर देखें आप पुनः यहाँ पर मैप दिया गया है और सभी की स्थिति जो नदियाँ हैं उनकी बताई गई है। सिंधु जो है वो यहाँ पर निकल रही थी और इस तरीके से सिंधु जाती हुई देखिए आगे बढ़ेगी और इस तरीके से जाकर यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है? और यहीं पर देखिए यहाँ से ये झेलम नदी, चेनाब, रावी और सतलज और ब्यास ये सभी नदियां आ रही हैं और इधर आते हुए मिठानकोट के पास पाकिस्तान में ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ओके और यहाँ से देखिए गंगा नदी का ये भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों इस तरीके से आती हैं और संयुक्त धारा बनकर गंगा नदी के नाम से ये आगे बढ़ती जाती है और गंगा नदी इस तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर यमुना नदी इसकी सहायक नदी बताई थी, तो यमुनोत्री से निकलती है देखिए ये यमुना नदी इसकी सहायक नदी है, सोन नदी है और यमुना की सहायक नदी बेतवा है, चंबल है, ये यमुना की सहायक नदियाँ और यमुना किसकी सहायक नदी यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है।
और यहीं पर जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की लोकेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से चलोगे तो ये चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और जैसे ही असम वाले एरिया में प्रवेश करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और इस तरीके से ये मिलती है, बांग्लादेश में जाती हुई गंगा से मिलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है? यहाँ पर देखिए जो मुख्य नदियाँ हैं आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सभी नदियाँ इधर दी हुई हैं। चिल्का झील का दिया गया है। चिल्का झील है उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, ये कावेरी नदी है इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये देवप्रयाग में जो है वो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। तो नमामि गंगे गंगा की साफ सफाई को लेकर ये एक प्रोजेक्ट चालू किया गया और यहीं पर बात अभी आगे बढ़ रही है और ये गंगा की जो कहानी ऊपर रह गई थी उसको आगे कंप्लीट करते हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञ- ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ पर गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाएं दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी, हुगली। ठीक है? यहाँ पर देखा था आपने भागीरथी हुगली जो कि एक इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में क्या हो जाती हैं, विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यहाँ पर 25 दी है, हमने पढ़ा था 2525 किलोमीटर से अधिक है। और क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? आपने ऑलरेडी मैप में देख ही लिया है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक की मैदान की लंबाई जो है वो 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से कितनी है? 300 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो गंगा हम पढ़ चुके हैं, सिंधु के बारे में पढ़ लिया और ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के जल स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा टर्न लेती है। जैसे ये इधर से आती है और ऐसे आते हुए हमारे असम अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है इस तरीके से। और अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिवांग, लोहित, केनुला इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। और यहाँ पर एक फैक्ट फिर दिया गया है, जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते रहें आप। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम है, याद है?
तो बिल्कुल असम में कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर आप बात कर लिए तीन प्रमुख नदियां आपकी यहाँ तक हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में कैसी हैं? छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी की बात करें तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए एक रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां पर धुआंधार जलप्रपात भी निर्मित है। धुआंधार जलप्रपात है आपका जबलपुर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जानते हैं ताप्ती के बारे में। ताप्ती का जो तापी और ताप्ती कहें एक ही बात है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपड़ा की श्रृंखलाओं से है और यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार हैं। इन राज्यों के नाम बताइए जहां से ये नदियां बहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं गोदावरी द्रोणी की। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। इसे आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां भी हमने देखी कि कौन कौन से राज्यों से आकर इसमें सहायक नदियां मिल रही हैं। ठीक है। अब हम महानदी के बारे में बात करते हैं और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर 60 किलोमीटर है और इसकी अपवाह द्रोणी जहाँ पर ये बहती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। चलिए अब हम बात करते हैं कृष्णा के बारे में। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। तो ये इसके अपवाह तंत्र की बात की जा रही है कि कहाँ-कहाँ, किन-किन स्टेट से होकर ये बहती है। अब बात करते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। कुछ फैक्ट फिर मिलते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत यानी कि बिजली उत्पादित होती है यहाँ पर मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को दान की जाती है। केजीएफ पिक्चर देखी होगी आपने, कोलार गोल्ड फील्ड, ये वही है कोलार स्वर्ण क्षेत्र। ओके। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और अपने एटलस में आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल जो है लवणीय है यानी कि कैसा है, खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपयोग में है।
जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। समझ रहे हैं आप कितना कम पानी मतलब यूज़फुल पानी है, मतलब जो हमारे पीने लायक पानी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, वहाँ उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगी। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं और ये एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न-भिन्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। हाँ, राजस्थान की सांवर झील जो कि एक लवण झील वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये जब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी ने से हिमानी मार्ग क्या हो गए बन गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो यहाँ पर झीलों की बात की जा रही है कि किस-किस कारण झीलें बनती हैं, क्या-क्या ऐसी भौतिक स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण ये इनमें बदलाव आता है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी है वहीं पर, भीमताल, नैनीताल और लोकटक, बड़ा पानी ये आपके उत्तराखंड में है। और इन पे क्या है कि जो है आपका जल विद्युत उत्पादन भी होता है ना? और यहीं पर हम बात करते हैं आपके राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी के साथ आरंभ हुआ और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। एनआरसीपी का उद्देश्य देश के नदियों के जल में प्रदूषण को क्या करना है? कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब नदी प्रदूषण भी हो रहे हैं। नदी प्रदूषण आप देख पाते हैं कि उसमें क्या मिला दिया जाता है, उद्योगों से आने वाले हानिकारक जो कचरा है उसको मिला दिया जाता है, ठीक है? और कचरा डालते हैं लोग वहाँ पशुओं को नहलाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? औद्योगिकीकरण की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो नदी प्रदूषण होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक था हमारा, ये कंप्लीट होता है टॉपिक। ठीक है, तो आपका जो अफवाह तंत्र है वो मोस्टली इसका कवर हो गया। ऐप पर जाइए और वहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए और वहाँ के जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है वहाँ से आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करिए। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।